ग्लोबल हीट मैप के 16वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये पेशकश यूएसआई ऑफ इंडिया की तरफ से है, जहां हम आप सबको पिछले एक हफ्ते के इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक मुद्दों के बारे में उनका विश्लेषण करते हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट किसी भी कंपटीशन में अपीयर हो रहे हों वो अपने नोट्स अपडेट कर सकें। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इज़राइल हमस डील की, जो भी कली हुई है, लेकिन उसमें अभी कुछ अड़चनें आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इज़राइल ने सीरिया के साथ फिर लड़ना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन वॉर जो हो रही है उसमें भी काफ़ी भीषणता आ गई है, उसके बारे में बात की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके ऊपर कुछ विवाद हुआ है। चीन और यूएस के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बात होगी। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि मैं ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, वो लगता है कि वो इसके बारे में काफ़ी सीरियस हैं। और भारत अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या क्या कर रहा है इसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक इज़राइल हमस डील का वास्ता है, तो ये खबर मीडिया में जैसे ही आई और नेगोशिएटर्स ने जैसे ही बताया, तो गाज़ा में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग हैं वहाँ के, और जो होस्टेज हैं, जो बंधक हैं इजरायली, वो और उनकी फैमिलीज़, सभी ने इसका बहुत ही खुले दिल से स्वागत करा और पूरे वर्ल्ड को लगा कि शायद ये एक पीस की तरफ बहुत अच्छा कदम है। और ऐसा भी माना जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि भाई मेरे आने से पहले अगर ये रिज़ॉल्व हो जाए तो ज़्यादा सही है, और उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दी थी। लेकिन अभी डील तो हो गई है, लेकिन उसमें एक कैबिनेट की मंजूरी इजरायली कैबिनेट ने देनी थी, वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर हम इस डील को देखें तो ये डील 3 फेज़ में होनी थी। जो पहले फेज़ में यानी कि पहले चरण में 33 बंधक छोड़े जाने थे, जिसमें 5 लेडी सोल्जर्स हैं और लेडीज़ हैं, बच्चे हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 अमेरिकन भी हैं। उसी के साथ साथ इजराइल ने कुछ पैलेस्टीनियन कैदी छोड़ने थे जो उनकी जेलों में बंद हैं, और जो इजरायली फोर्सेस हैं वो पॉपुलेशन सेंटर से बाहर निकलना था। उसके बाद ये कार्रवाई संडे को शुरू होनी थी, और इसके 16 दिन के बाद में जो सेकेंड फेज़ है उसकी नेगोशिएशन होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है, तो ऐसा मानना मुश्किल है कि शायद हर चीज़ अपने टाइम से चले। लेकिन उम्मीद सभी करते हैं कि ये जो डील है ये आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन ये एक तरीके से फ्रेजाइल डील है, कुछ में कई जगह इसमें गड़बड़ हो सकती है। कुछ जो मुद्दे हैं जिनके कारण अभी कैबिनेट ने बोला है कि नहीं, अभी हम बैठेंगे ही नहीं जब तक हमस हमारी बात नहीं मानता है। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमस ने एक डिमांड, उनका ये कहना है कि हमस ने डिमांड रखी है कि जो कैदी छोड़े जाएंगे उनका नाम मैं मुकर्रर करूँगा, तो वो इज़राइल को मंजूर नहीं है। और हमस का कहना है कि नहीं, ये तो पहले बात हुई थी जो नेगोशिएटर से, तो मैंने अभी कोई अपनी डिमांड चेंज नहीं की है। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद इसको एक आध दिन में ये रिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जो रिज़ॉल्व होना बाकी है, जैसे कि इजराइल चाह रहा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में वो रहे, उसी मुताबिक वो एक बफर जोन बनाना चाह रहा है और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ रखना चाह रहा है। हमस को ये मंजूर नहीं है। तो अभी इसी के साथ साथ अमेरिका में भी ये विवाद हो गया है। जो बाइडेन कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे प्रेसिडेंट टेन्योर में हुआ है, तो ये तो इसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना ये है कि भाई ये तो मेरे कहने से हुआ है। और पूरे अरब देशों का और बाकी सभी लोगों का, नेगोशिएटर का, सभी का मानना है कि ये डील प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर से ही हुई है, क्योंकि अगर जो बाइडेन ये करा पाते तो पिछले 1 साल से क्यों नहीं कराया। इजराइल ने साथ ही साथ अभी HTS के कॉन्वॉय के ऊपर एक हमला किया है, जो कि जा रहा था अलग अलग नॉन स्टेट एक्टर्स से, उनका जो भी और भी जो वहाँ पर गुट हैं उनको डिसआर्म करने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें सिविलियन कैजुअल्टी हुई है। जाहिर है कि सीरिया के जो प्रेजेंट रूलर हैं, HTS के जो लीडर हैं जोलानी, वो इससे बहुत खुश नहीं है और इससे टेंशन बढ़ सकती है। उसी मुताबिक IDF ने भी पहले तो इन्होंने सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया कि हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है ये बोलकर, और उसके बाद में अभी ये मिलिट्री हार्डवेयर
वहाँ पर जो जो गुटों के पास जो भी लड़ाई का सामान है उसको भी अभी ये हथियाने के चक्कर में है। तो ये भी सीरिया के शासकों को पसंद नहीं आ रहा है। इसी पर तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्डोगन, उन्होंने भी बोला है कि भाई इजराइल को बाहर निकल जाना चाहिए सीरिया से पूरी तरीके से, और धमकी भी दी है उन्होंने। उसी के साथ साथ एसडीएफ जो एक गुट है जो अमेरिका सपोर्ट करता है, और एसएनए एक ग्रुप है जो तुर्की सपोर्ट करता है, इनके बीच में भी आपस में लड़ाई हो रही है और इनके बीच में भी मारकाट चल रही है। उसी मुताबिक अब अगर इन सब चीज़ों को देखें तो वेस्ट एशिया में जितने भी वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के बीच में एक किस्म का रस्साकसी चल रही है कि कौन ज़्यादा सीरिया को कंट्रोल करेगा, और सब अपना वर्चस्व वहाँ बढ़ाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन वॉर में कई चीज़ें हुई हैं पिछले हफ्ते। सबसे पहले तो यूक्रेन ने अभी तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है रूस के ऊपर, और सब जगह उसने रूस में अपनी तरफ से कोशिश की है हमला करने की। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ की भी कोई खबर नहीं है। उसी के साथ साथ रूस ने भी जवाब दिया है और उन्होंने भी इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से काफ़ी अटैक किया है। तो ये अभी लड़ाई थोड़ी भीषण हुई है इसी दौरान। उसी के साथ साथ अमेरिका ने कुछ और सैंक्शंस लगाई हैं रूस के ऑयल निर्यात के ऊपर, तो उसमें भारत और चीन के वो भी होगा उसमें, और कुछ कंपनियां जो हैं वो भारत और चीन की भी उस सैंक्शन में आई हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ऑयल टैंकर्स के ऊपर सैंक्शन लगाई है। अब ये ऑयल टैंकर्स के ऊपर सैंक्शन लगाने से तकरीबन 10% टैंकर वर्ल्ड के जो हैं वो सैंक्शन हो गए हैं। तो इसका मतलब वो ऑयल निर्यात या ऑयल ट्रांसशिप नहीं कर पाएंगे। उससे ऑयल की कीमत काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है, और अगर वो ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा उसी के साथ साथ। तो ये एक कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। जहाँ तक लड़ाई के मैदान का सवाल है, रूस ने पोस्क्रोव के आसपास जो इलाका है उसको कब्ज़ा कर लिया है, और अभी वो पोक्रोव के ऊपर अच्छी तरीके से कब्ज़ा करने की हमला कर रहा है। और नाटो ने भी इसी बीच कंप्लेन की थी कि भाई बाल्टिक सी में जो उनकी अंडर सी केबल्स हैं वो बर्बाद की गई हैं। अब किसी शिप ने करी हैं, चाहे वो रूस का है या वो चीन का है, ये तो इतना खास पता नहीं चल पाया, लेकिन नाटो ने ये फैसला किया है कि अभी वो सर्वेलेंस करेंगे और इकट्ठे सर्वेलेंस करेंगे अपने जितने भी उनके मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, नेवी के जितने रिसोर्सेज हैं उनको मिला जुला कर वो सारे एक साथ वहाँ का सर्वेलेंस करेंगे ताकि ऐसी कार्रवाई दोबारा ना हो। एक छोटा सा एरिया है मोल्डोवा का, ट्रांसनिस्ट्रिया, उधर गैस जाना बंद हो गई थी क्योंकि यूक्रेन ने जितनी भी पाइपलाइन रूस की जा रही हैं यूरोप में उनको उनसे गैस जो जाना था वो बंद कर दिया था, वो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया था। तो उसमें ट्रांसनिस्ट्रिया भी परेशानी में आ गया था। तो अभी ये माना जा रहा है कि ट्रांसनिस्ट्रिया रूस में गया था, कोई गैसप्रॉम एक कंपनी है उनका, उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो अभी शायद उनको गैस मिलना दोबारा शुरू हो जाएगी। ट्रांसनिस्ट्रिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया में कुछ सोल्जियर्स रूस के रहते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा करता है और उसके ओडेसा के ऊपर भी कब्ज़ा करता है तो शायद वो अपनी सीमा को ट्रांसनिस्ट्रिया से मिला देगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ और विवाद हुए हैं। बाउंड्री के ऊपर एक विवाद हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाउंड्री है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है, और जिसमें से 3300 किलोमीटर के ऊपर फेंसिंग लगाई जा चुकी है, और 865 किलोमीटर ऐसा है जिसमें बाढ़ नहीं लगाई जा सकती, फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती, जहाँ पर नदी हैं, नाले हैं, इस किस्म का जो ज़मीनी सिचुएशन है। लेकिन तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसमें फेंसिंग, सिंगल रो फेंसिंग के लिए एग्रीमेंट हुआ था पहले। अभी पुरानी गवर्नमेंट से भी एग्रीमेंट हुआ था, और जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट हुआ था। तो अभी लेकिन उन्होंने जब लगाने की कोशिश की बीएसएफ ने, तो उसके ऊपर विवाद खड़ा हुआ है, उन्होंने अपोज़ किया है, और उसी के साथ साथ वहाँ पर सिविलियंस भी आ गए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको हैंडल कर लिया जाएगा। अभी डीजी लेवल की बातचीत होनी है फरवरी में, उम्मीद है कि उसमें ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। उसी मुताबिक दूसरी चीज़, खालिदा ज़िया जो अभी तक जेल में थी और जेल से निकल के अभी मेडिकल, उनको पहले जेल से छोड़ा गया, फिर उनके ऊपर जितने भी चार्जेस थे
उन चार्जेस से उनको बरी कर दिया गया है। तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए हिस्सा ले सकती हैं। वो कह रही हैं कि अगस्त में इलेक्शन होने चाहिए। यूनुस कह रहे हैं कि नहीं, दिसंबर से पहले नहीं होंगे और हो सकता है शायद 2026 में हो। और ये भी माना जा रहा है कि यूनुस ये चाह रहे हैं एक रूल बनाना कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसी मुताबिक चीन और यूएस के बीच में भी रस्साकशी चल रही है। इसमें अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं चीन के कार के ऊपर। हालांकि चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जितनी भी कारों में सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है वो इंपोर्ट नहीं की जाएंगी या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगेगा। तो उसमें ज़्यादातर कारें जो है वो चीन की हैं, तो एक तरीके से वो चीन के ऊपर ये ट्रेड वॉर की तरह इसको माना जाएगा। चीन की अभी जो खबर आई थी उसके मुताबिक चीन ने इस साल पिछले साल 1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस किया है। तो और ये सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस माना जा रहा है, यानी कि 12% पिछले साल चीन का ट्रेड सरप्लस बढ़ा है। तो ऐसी जो खबरें बहुत ज़्यादा चल रही थी कि शायद चीन की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमी अभी भी उनकी काफ़ी हद तक सक्षम है। उसी के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच में साइबर और स्पेस को लेकर भी काफ़ी ठनाठनी चली है। साइबर एसेट्स और स्पेस के भी जो एसेट्स हैं वो ये दोनों बढ़ा रहे हैं। स्पेस में सैटेलाइट्स को बर्बाद करने के लिए अपनी और ज़्यादा ताकत बढ़ा रहे हैं ये लोग। और साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि एक साइबर अटैक हुआ था अमेरिका में, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप, कमला हैरिस और बाकी लोगों के ऊपर। तो अभी हालांकि साइबर अटैक का कोई प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद ये इसी ठनाठनी जो दोनों के बीच में चली है उसका हिस्सा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन के बाद बोला था कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका में होना चाहिए। कनाडा के बारे में भी कुछ उन्होंने ऐसी ही बात करी थी। तो ग्रीनलैंड के बारे में उस समय लग रहा था कि शायद मजाक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको समझाने की भी कोशिश की है और उसके ऊपर एक बिल भी जो एग्रीमेंट उन्होंने रिपब्लिकन्स ने पास किया है, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप को वो ये लोग ये ऑथराइज़ कर रहे हैं कि आप इसके बारे में नेगोशिएट कीजिए। हालांकि ग्रीनलैंड का ये कहना है कि भाई हम बिकने के लिए तैयार नहीं हैं, और डेनमार्क जो जिसका ग्रीनलैंड अभी के हिसाब से हिस्सा है वो भी इससे खुश नहीं है और उसने भी मना किया है। उसी मुताबिक लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक बेस तो ऑलरेडी है और तकरीबन 75,000 लोग वहाँ रहते हैं। तो अगर डेनमार्क से उन्हें कोई इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना अमेरिका दे सकता है, तो अगर अमेरिका का ऑफ़र बहुत बड़ा हो तो हो सकता है कि सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। ग्रीनलैंड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जो अमेरिका एक्सप्लॉयट करना चाहता है। उसको ये भी डर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद कोई और कर जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी नया आर्कटिक रूट जो है शिपिंग का, वो भी उसमें ग्रीनलैंड की बड़ी अहम भूमिका है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है। तो ये उस रूट को डोमिनेट करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि चीन और रूस उस रूट को डोमिनेट करें। तो इसलिए भी ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है अमेरिका के लिए। भारत ने अभी हाल ही में 3 नेवी के शिप्स अभी इनॉग्रेट करे थे प्राइम मिनिस्टर ने। INS सूरत है जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी है जो एक फ्रिगेट है, और INS वागशीर है जो सबमरीन है। क्योंकि इंडो पैसिफिक में अभी खतरा बढ़ रहा है और हमारी नेवी की क्षमता और बढ़नी चाहिए। उसी के साथ साथ हम और भी अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। एक सोनमर्ग टनल का भी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है। साथ ही के साथ कई सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है बॉर्डर एरियाज़ में, उनके लिए 1 लाख करोड़ पैसा मुकर्रर किया गया है और उनके साथ उनके लिए टाइमलाइन सेट की गई है। इस टाइमलाइन के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। और भी अच्छी खबर है भारत के लिए, स्पेडेक्स मिशन जो के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, वो इसरो का सक्सेसफुल हो गया है और उन्होंने 2 सैटेलाइट को डॉक कर दिया है, यानी कि एक दूसरे से मिला दिया है। जब 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक दूसरे को चेज़ कर रही होती हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें सिर्फ अभी 3 देशों ने इसके पास ये टेक्नोलॉजी है और ये हमारे लिए ज़रूरी है
फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए, और अगर हम स्पेस स्टेशन लॉन्च करना चाहते हैं उसके लिए भी, और आगे के भी जो मिशन होंगे चांद में भी अगर हम रोबोटिक्स के जरिए कोई मिशन ले जाना चाहते हैं उसमें भी इन चीज़ों की शायद ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पिछले हफ्ते के, जिनके ऊपर हमने एनालाइज किया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के साथ और उसके एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।